गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने शुरू किया था पढ़ना, और हमने एक केस देखा था कि अगर पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, h हाइट से ड्रॉप किया तो वेलोसिटी इनिशियली जीरो है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो g रहेगा हमेशा नीचे की तरफ। और इस कारण जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती है। तो हमने देखा था कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड से टकराने में। तो हमने इक्वेशन लगा दी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s h के बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक्सिलरेशन g के बराबर, और इससे टाइम आ जाता है अंडर रूट टू एच बाय जी। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। और जस्ट ग्राउंड से टकराने से पहले जो उसकी स्पीड होती है वो अंडर रूट टू जी एच आ जाएगी। इसको हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वाली इक्वेशन से फाइंड किया था। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर लिए थे रिजल्ट्स। अब हम देखेंगे इनको कैसे प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रखने हैं और डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा कोई और किसी हाइट पर स्पीड पूछ ले, टाइम पूछ ले, तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके वो रिलेशंस जो भी पूछा है उसमें मतलब उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं इस पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चन है, a particle is dropped from height of 20 meter, take g is equal to 10 meter per second square, find time of flight, speed just before striking the ground and speed at half the maximum height। ठीक है, तो 20 मीटर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, g को 10 लेते हुए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब जमीन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जमीन से टकराने से जस्ट पहले स्पीड कितनी होगी, और हाफ दी जो मैक्सिमम हाइट है मतलब जहां से ड्रॉप किया उसके आधे पर क्या स्पीड होगी। तो इसको फटाफट सॉल्व करो और आंसर निकालो। देखो अब इसमें क्या करोगे, तो क्या बोला हुआ है, पार्टिकल को ड्रॉप किया हमने 20 मीटर की हाइट से। तो हाइट 20 मीटर है, ठीक है, ड्रॉप किया यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, और यहां बोला हुआ है जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब फर्स्ट केस में पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट टू एच बाय जी। तो अंडर रूट टू एच कितना है 20, जी को 10 लेना है, तो रूट ऑफ 4 आ जाएगा, दैट इज 2 सेकेंड। सेकंड में पूछा है स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो पार्टिकल जब स्पीड मतलब टकराने वाला होगा ग्राउंड से तो उस वक्त स्पीड क्या होती है, इसको भी डायरेक्टली याद रखना है, अंडर रूट टू जी एच। तो 2 इंटू 10 इंटू 20, तो दिस इज इक्वल्स टू जीटी भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूले डायरेक्टली भी याद रखने हैं, डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन थर्ड पार्ट में पूछा है स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो हाफ द मैक्सिमम हाइट मतलब इसके आधे पे, यानी कि ऊपर से भी 10 मीटर नीचे से भी 10 मीटर, यहां पे क्या स्पीड होगी, तो इसको मैं कुछ v1 मान लेता हूं। अब मैं इनिशियल पॉइंट से यहां पर इक्वेशन लगा सकता हूं, ठीक है, तो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको मिड पॉइंट को m मान लेता हूं। तो बिटवीन a एंड m मैंने ये इक्वेशन लगा दी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल स्पीड अब यहां पे क्या हो गई v1 स्क्वायर, और इनिशियली u कितना है 0 इज इक्वल टू 2a, और ये अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर, तो a तो g के बराबर हो जाएगा विच इज 10, और s भी 10 के बराबर हो गया। तो v1 स्क्वायर इज 200 एंड v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 200। तो v1 आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिड पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी। या फिर इसको वैसे भी निकाल सकते थे, जैसे हमने देखा था अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मिड पॉइंट की जो स्पीड है वो क्या होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखा था ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है, और इसको भी याद रखा जाना जा सकता है, मैंने बताया था। स्क्वायर माइनस
माइनस नहीं प्लस ही होता है इसमें। तो यू स्क्वायर इज 0। अब इसमें क्या है, वी स्क्वायर कौन सा लेना है, फाइनल वाला, मिड पॉइंट की स्पीड बताने के लिए। फाइनल स्पीड कितनी आई थी हमारी 20, तो 20 का स्क्वायर इज 400 अपॉन 2। तो यहां से भी √200 दैट इज 10√2 निकाल लोगे, ठीक है। इसे √2GH में नहीं लगा सकते? √2GH ये है कहां की स्पीड, लोअर मोस्ट पॉइंट की। यहां पे लगा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कि यहां से मान लो कि छोड़ा और ये ग्राउंड मान ले, तो यहां से h हाइट से छोड़ा है, तो इस तरह से ठीक है हम बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा समझ के, जैसे इसी में कोई पूछ लेता स्पीड एट हाइट h/4, जैसे अगर मान लो इसी में मैं पूछ लूं स्पीड एट हाइट h/4, तो अब √2GH लगाने में h को h/4 मत रख देना। एक्चुअली इसमें h जो है वो डिस्प्लेसमेंट है उसका। तो अगर मैं हाफ हाइट पर पूछ रहा था तो h की जगह ये h/2 रख सकते हैं। लेकिन मैं अब हाइट h/4 पे पूछ रहा हूं, तो अगर मैंने हाइट h/4 का वर्ड यूज किया, तो अगर मुझे ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें h क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हाइट h/4 लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h माइनस h/4, 3h/4। तो सोच समझ के लगाना है, मतलब ये फॉर्मूला लगा तो सकते हो, लेकिन इसमें h डिस्प्लेसमेंट लेना है, डायरेक्टली हाइट नहीं लेनी है। तो इस केस में अगर आंसर की बात करेंगे, इसको मैं V2 बोल दूं, तो √2GH वाला फॉर्मूला अगर लगाना चाहोगे तो यहां पे आएगा 3h/4। तो √3/4 और √2GH की वैल्यू 20 थी, 4 का √2 आएगा, 2 से 20 कटेगा 10, तो 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ जाएगी हाइट h/4 पे। ठीक है, क्लियर है ये? सर ये थोड़ा समझ नहीं आया सर, वापस से समझा दो। क्या समझ नहीं आया? 10√3 कैसे है? नहीं अरे मतलब नाला है कौन? नीचे समझा दीजिए ये वाला। ये हाइट क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, इस इक्वेशन से तो आई थी हाइट। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। छोड़ा यहां जहां से, डिस्प्लेसमेंट वहां से काउंट होगा ना। हाँ अगर कोई पूछ रहा है ग्राउंड से h/4 हाइट पर स्पीड क्या होगी, तो छोड़ा तो यहां से है। तो अगर ग्राउंड से h/4 हाइट है, तो यहां से बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गई होगी, ओके सर। h माइनस h/4। तो मैं कह रहा हूं या तो ये इक्वेशन लगाओ सीधे, जिसमें s डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहां से देखेंगे, इनिशियल पोजीशन से। और या फिर ये अगर फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें h जो है वो एक्चुअली जहां से छोड़ा वहां से डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्टली हाइट मत सब्स्टिट्यूट कर देना अगर डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगा रहे हो। तो इसमें दिक्कत नहीं थी h/2 में, क्या ये भी h/2 होगा, ये भी h/2 होगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार हम कॉन्सेप्ट गलत डेवलप कर लेते हैं कि जितनी भी हाइट पे पूछिए स्पीड, वो हाइट सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं, वो हाइट सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, उस हाइट तक जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो सब्स्टिट्यूट करना है, अगर डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है तो। ठीक है, सर चलो इसको सेव कर लो। सर अपन एक और इक्वेशन बना सकते हैं सर, जैसे अगर पूछा है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर दिए, तो वो टाइम इंटरवल के बीच में मिड में क्या वेलोसिटी होगी। टाइम इंटरवल के बीच में आधी हो जाती है, उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। टाइम के साथ वेलोसिटी लीनियरली वेरी करती है, लीनियर फंक्शन आता है, तो वो आधी हो जाएगी, उसमें तो अलग से कुछ फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, याद रख सकते हो। जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h and 2h respectively from the earth surface. The ratio of time of these balls to reach the earth is. रेशो क्या होगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो बताना है। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोला है, पार्टिकल्स को ड्रॉप किया है h हाइट से, तो ग्राउंड तक आने का जो उनका टाइम होता है वो √2h/g होता है। अच्छा, अब देखो जब रेशो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमें क्या देखना होता है, सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटी देखनी होती है कि क्या चीज वेरी कर रही है। तो g तो फिक्स रहेगा, 2 भी फिक्स रहेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू √h। तो रेशो वाले क्वेश्चन में प्रोपोर्शनैलिटी मैटर करती है
जो चीजें कांस्टेंट है उनसे फर्क नहीं पड़ता रेशो में, क्योंकि वो कट जाती हैं। तो ये थोड़ा सा सीखना है, जब भी रेशो वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पूरी चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ वो चीजें देखनी है जो डिफरेंट है या वेरिएबल है। जो फिक्स चीजें हैं वो तो कट जाएंगी। ये अब टाइम रूट एच के प्रोपोर्शनल हो गया, तो अगर T1 बाय T2 हम निकालेंगे तो रेशो में क्या आ जाएगा, रूट H1 बाय रूट H2। ठीक है ना, प्रोपोर्शनैलिटी के बाकी फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं। तो T1 बाय T2 तो रूट H के प्रोपोर्शनल है, तो रूट H1 बाय रूट H2। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में पूछा है रेशो बताना है, तो रेशो बताना है तो जनरली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होता, तो उसी ऑर्डर में बताना होता है जिस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे पहले H वाले पार्टिकल की बात की है, बाद में 2H वाले की, तो रेशियो में भी वही ऑर्डर रखना है। अगर ऑर्डर गड़बड़ कर दोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखोगे इसमें जैसे 1:√2 भी है, √2:1 भी है, तो इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो वो क्या है, पहले हमें कौन सी हाइट लेनी है, H वाली। तो H1 जो है इट इज इक्वल टू H एंड H2 इज इक्वल टू 2H। तो रूट एच कैंसिल हो जाएगा और ध्यान रखना √2 बचेगा यहां पे। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो है वो 1 ये बाय आंसर आ रहा है। √2। क्या हुआ? ये आंसर आ रहा है सर। हाँ, ए आ रहा है, जैसे आर्यवीर ने भी बताया था तो उसने उल्टा कर दिया होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन दी है उसी ऑर्डर में रेशो हमें देखना है, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड होगा तो उस तरह से चलना है, अदरवाइज इस तरह को, इस चीज को हमें फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते तो कांस्टेंट्स निकाल देते मतलब। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही कि कांस्टेंट हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है इधर जब हम इसको t इज इक्वल टू लिखेंगे तो कुछ कांस्टेंट टाइम्स रूट एच आ जाएगा, तो वो ओके। कांस्टेंट यहाँ पे √2/g हो जाएगा। तो रेशो में क्या होता है, वो कांस्टेंट कट जाता है। तो जब हम रेशो में इंटरेस्टेड हैं तो उस कांस्टेंट वाली टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जी सर। ठीक है, आगे समझ सबको? यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन है अब, a particle is dropped from a tower. It is found that it travels 45 meter in the last second of its journey. आखिरी सेकंड में 45 मीटर उसने ट्रेवल किया, तो टावर की हाइट क्या होगी? जी को 10 लेना है यहां पर भी। सर तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कर सकते हैं, उसमें nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और बन जाएगा, लेकिन थोड़ा नॉर्मल वैसा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो अब इसमें क्या करोगे, तो दे रखा है कि पार्टिकल को टावर से ड्रॉप किया और 45 मीटर उसने आखिरी सेकंड में ट्रेवल किया। तो मान लेते हैं लेट nth सेकंड बी दी लास्ट सेकंड। nth सेकंड जो है वो लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड जो है nth सेकंड है। तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा दें, nth सेकंड वाला। ये किसके बराबर होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 45। ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन g उसको 10 ही लेना है, तो a की जगह g आ जाएगा 10/2। ठीक है, इंटू 2n-1। तो 2n तो अननोन है तो उसको भी छोड़ दें, क्या रहेगा 5। तो 45, 5 को इधर लाओगे डिवीजन में चला जाएगा, 45/5 इज इक्वल टू 2n-1। तो 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5। तो ये बता रहा है कि 5वां सेकंड आखिरी सेकंड है। अगर 5वां सेकंड आखिरी सेकंड है मतलब बॉडी को जमीन तक आने में 5 सेकंड लगे, तो इसका मतलब यह है कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी 5 सेकंड होगा। ठीक है ना, ये बता रहा है 5वां सेकंड आखिरी सेकंड है, यानी 5 सेकंड के बाद वो जमीन से टकरा गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड में वो जमीन पे आया। अब एक तो ये कर सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, √2h/g इज इक्वल टू 5। इससे h निकाल लो, क्या रहेगा 25 इंटू जी हो गया 10/2, तो 125 मीटर। या फिर इतने टाइम पे वो जमीन पे आया, तो अगर h हाइट से ड्रॉप किया उसको, u 0 है,
जमीन तक आने का टाइम पता है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन भी लगा सकते थे। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, h के बराबर, u कितना है 0, a कितना है 10, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर आ जाएगा ये, तो ऐसे भी आ जाएगा ये 5 इंटू 25, 125 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है कई बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस तरह से। स्क्वायर भी लगा सकते हैं। कौन सा बेटा? हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ वही हो गया ना, हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब यू टी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो हाफ ए टी स्क्वायर बन गया सिर्फ। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही होता है, बस इसमें u 0 हो गया, इसलिए s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर डिस्टेंस की जगह अगर स्पीड देते तो? क्या? सर डिस्टेंस की जगह अगर स्पीड देते तो? कौन सी स्पीड? अब तो सब बता सकते हो ना, अगर टकराते वक्त स्पीड पूछी होती तो हमारे पास अब हाइट आ गई, तो अंडर रूट 2gh से स्पीड बता सकते हो। ठीक है ना, और ड्रॉप किया है तो टॉप की स्पीड तो 0 ही हो, वो तो दी रखी है अपने को। ठीक है, यस सर। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड्स, तो ये एक लॉ है, गैलीलियो ने दिया था, बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाता है, मगर इसको याद रख सकते हैं और कई जगह पे प्रॉब्लम में काम आता है, कई प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड होते हैं। तो कहता क्या है पहले वो समझते हैं। तो ये कहता है इफ initial velocity, that is u, is 0 and acceleration is constant, then ratio of displacements in successive equal time intervals is in the ratio of odd numbers। तो क्या कहता है ये कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रेशियो जो होता है ऑड नंबर के रेशियो के बराबर होता है, और वो टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन उसका कांस्टेंट है, तो मान लो उसने किसी टी इंटरवल में s1 डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, फिर अगले टी इंटरवल में s2 डिस्प्लेसमेंट किया, फिर अगले टी इंटरवल में s3 डिस्प्लेसमेंट किया, इस तरह से तो जो s1 s2 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 s3 है, और भी कितने भी डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, ये किस रेशियो में आते हैं, ऑड नंबर के, 1:3:5:7:9, इस तरह का ये होता है। और टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 2 सेकेंड का भी हो सकता है, 0.5 का भी हो सकता है, कोई आर्बिट्रेरी टाइम हो सकता है। ये अब आ कैसे रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जो पहला डिस्प्लेसमेंट है, इक्वेशन कौन सी लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही इक्वेशन लगेगी। सर डिस्टेंस इक्वल नहीं है? नहीं, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, टाइम इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका वीडियो अटक गया था। ठीक है, देखो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन क्या लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो 0 है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा इस केस में, हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे चलता जाएगा। अब देखो वैसे भी एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो बराबर टाइम में वो जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही करेगा, लेकिन उस ज्यादा में भी जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:3:5। कैसे आएगा, अब S1 बोले तो रेस्ट से स्टार्ट किया और इसने टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब S2
S2 यहां पे क्या है, अगले टी टाइम में, ये टी इंटरवल कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड 1 सेकंड, ये 2 2 2, ऐसे बस बराबर इंटरवल होना चाहिए। अब ये टोटल इसका 2 का नहीं है, 2t का डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, पहले t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट s1 है और अगले t सेकंड का s2 है। तो अगले t का कैसे निकाल सकते हैं कि हम टोटल 2t का निकाल दें। देखो एक तो ये है कि मैं यहां पर वेलोसिटी निकालूं तो ज्यादा मेहनत हो जाएगी, इसकी बजाय मैं क्या करता हूं, टोटल 2t टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं और उसमें से t टाइम का माइनस कर दूं। तो हाफ a इंटू 2t का स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, हाफ a कॉमन आ गया, ये आ गया 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दैट इज 3/2 at स्क्वायर। फिर से अगले t टाइम का निकालना है तो उसमें क्या करें, टोटल 3t टाइम का निकालते हैं। और देखो ऐसे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि पार्टिकल ने पहले 2 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 4 सेकंड में 20 मीटर चला, तो हमें अगले 4 सेकंड को देखने के लिए उसकी शुरुआत की वेलोसिटी चाहिए। तो ऐसे केसेस में जनरली हम उसको देखने की बजाय क्या करते हैं, हमेशा शुरू से देखते हैं। जैसे पहले 2 सेकंड में 10 मीटर चला, उसके लिए तो डायरेक्ट इक्वेशन बन सकती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगले 4 सेकंड में अगर 20 मीटर चला तो टोटल क्या करो तुम, 6 सेकंड में 30 मीटर चला, वो मानते हुए इक्वेशन लिख दो। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमें और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैलकुलेट नहीं करने पड़ते। तो अब यहां मुझे अगले t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 3t का निकाल दूं और उसमें से 2t का माइनस कर दूं। तो यह आ जाएगा हाफ a इंटू 3t का स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू 2t का होल स्क्वायर। तो आ गया हाफ a, 3t का होल स्क्वायर इज 9t स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर इज 4t स्क्वायर। ये आ गया 5/2 at स्क्वायर। अब इनका जब रेशो लोगे s1 is to s2 is to s3, हाफ at स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1:3:5, ये रेशो आ जाएगा। और आगे टर्म लोगे तो 7:9 इस तरह से। तो इस पे कई सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, ये नॉर्मली मोशन में भी आ जाता है, अंडर ग्रेविटी भी। फिर हमने किसी पार्टिकल को छोड़ा, ड्रॉप किया, अब ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन उसका कांस्टेंट है g, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट करता है उसका रेशो 1:3:5 है। यानी पहले t सेकंड में अगर उसने डिस्प्लेसमेंट s किया तो अगले t में 3s करेगा, उससे अगले में 5s करेगा। और अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में कितना करेगा, हाफ g1 का स्क्वायर यानी कि 5 मीटर। तो उसके बाद वाले 1 सेकंड में कितना करेगा, 5 का 3 गुना 15 मीटर। उसके बाद 1 सेकंड में कितना करेगा, 25। तो इस पे कई क्वेश्चंस थे, आपने देखे भी होंगे पैकेज में। बाकी ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड है, तो आता इक्वेशन ऑफ मोशन से है, हम खुद से भी इसको डिराइव कर सकते थे, लेकिन इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है, कई जगह पर यूज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distances h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3 is, तो देखो क्या रिलेशन आएगा, सिंपल सा है, डायरेक्ट अभी जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड। देखो इसमें तो अब टाइम लगना नहीं चाहिए, सिंपल चीज है। तो इक्वल टाइम इंटरवल है 5 सेकंड्स का, तो जो h1 is to h2 is to h3 है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेशो होता है 1:3:5। तो h1 h2 h3 बराबर तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। h1 is equal to 2h2 भी नहीं हो सकता, मतलब इसका मतलब क्या है कि h1 by h2 1:3 है, यानी कि यहां से h2 को बोलोगे तो वो क्या रहेगा, 3h1, या h1 को बोलोगे तो आ जाएगा h2/3। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ में भी ऐसा दे रखा है, तो उसमें ये अब h2 और h3 का रिलेशन भी चेक कर लो। तो h2/h3 कितना है, 3:5। तो यहां से हम निकाल लेंगे, देखेंगे तो अच्छा h1 और
H3 का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो H2 और H3 का रिलेशन ये आएगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि H2 H3 में ये रिलेशन आ रहा है। अब H1 H3 में क्या रिलेशन होगा, तो H1 बाय H3 इज इक्वल टू 1:5। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, वो दिख जाएगा डायरेक्टली यहां से, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। तो H1 इज इक्वल टू H3 बाय 5। तो देखोगे C वाला जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि H1 H2 बाय 3 के बराबर है और H3 बाय 5 के बराबर है। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। The ratio of the distances covered by it in the third and second seconds of the motion is। अब क्या इसमें डायरेक्टली हम गैलीलियोस लॉ लगा सकते हैं? यस सर। नहीं लगा सकते। उसकी क्या कंडीशन थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। क्या यहाँ पे जीरो है? नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, उसमें u भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सर इसमें u 10 मीटर पर सेकंड हाँ, u10 लेकर, तो सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वही nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और थर्ड से सेकंड का रेशो। अब वैसे करो ढंग से और देखो क्या आंसर आता है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो डायरेक्टली हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नहीं लगा सकते। अब नीचे फेंका, एसिलरेशन भी नीचे की तरफ ही है, तो हम नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानते हुए चल लेते हैं और फॉर्मूला लगाएंगे nth सेकंड का, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो थर्ड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हो जाएगा u हो गया 10 प्लस एसिलरेशन g को 10 लेने को बोला हुआ है, तो 10 बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। तो 10 प्लस 5 इंटू यह आ जाएगा 6 माइनस 1 5। तो 25 प्लस 10 इज 35। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। एंड देन डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड इज, उसके लिए भी u10 हो गया, a g के बराबर हो गया। अब n की जगह 2 आ जाएगा यहां पे, तो 10 प्लस 5 इंटू 3, तो दिस इज 25। तो S3 बाय S2 बताना था, तो 35 is to 25 और 7 is to 5। दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। सर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लूं सर? पूछो। सर एक वो क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, ऑप्शन 1 था कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस हो जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, सी ऑप्शन दिए बोथ ए एंड बी, और डी दिया है स्पीड जब चेंज होती है। तो सर इसका आंसर तो सर ए होना चाहिए ना? क्यों, दोनों होंगे ना। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन होगा। नहीं मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। हाँ, तो वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड ना। सर तो फिर ऑप्शन ए देना चाहिए ना कि अनइक्वल अमाउंट से चेंज होता है वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल अमाउंट से चेंज होगा तो क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो वेलोसिटी तो इक्वल अमाउंट से चेंज होती है ना। हाँ बट सर अगर मैग्नीट्यूड तो चेंज ही होता है मतलब वेलोसिटी का। क्यों चेंज होता है? डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अगर सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है और एक कर्व्ड पाथ में जा रहा है तो भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। हाँ, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। तो तीनों ही तरह से अगर चेंज हो रहा है कुछ भी, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, चाहे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों साथ में चेंज हो, पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा। सर बट उसमें एक्सेलरेशन में तो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का वैसे भी चेंज होता रहता है। किसने कहा यार? कुछ भी एक चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। अब वो चाहे मैग्नीट्यूड से चेंज हो, चाहे डायरेक्शन से चेंज हो, चाहे दोनों से चेंज हो। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है दैट मींस पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। अच्छा ओके सर। सर और एक और क्वेश्चन था कि इफ अ पार्टिकल
moves with an acceleration, then which of the following can remain constant? Option A, both speed and velocity, neither speed nor velocity, C, only the velocity, and D, only the speed. सर उसका आंसर ए दिया जो बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी दिया, बट मेरे ख्याल से तो सर सिर्फ स्पीड ही कांस्टेंट रह सकती है ना। क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट है, क्या बोला क्वेश्चन क्या था? सर अगर कोई पार्टिकल नहीं एक्सेलरेशन, पूरा क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट बोलो। सर if a particle moves with an acceleration, then which of the following can remain constant? Option A, both speed and velocity. Option B, neither speed nor velocity. Option C, तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और अगर नॉन जीरो की हम बात कर रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। सर बट उस पे पीछे आंसर दिया था कि ए बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी, मेरे को तो स्पीड लग रहा है मेरे को भी। नहीं, वो गलत है। अब या तो उन्होंने दिमाग लगा लिया हो कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, तो प्रैक्टिकली मतलब जनरली अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो जीरो को ऐसा कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर एक्सीलरेशन नॉन जीरो है और कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। अच्छा, तो मतलब सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। हाँ, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट में जीरो को भी वो काउंट कर रहे हैं तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो। ओके सर, ये समझ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर्स, इट टेक्स t seconds to reach the ground. What is the position of ball at t/3 सेकेंड? तो t/3 सेकेंड पे कहां पर होगी पोजीशन? डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, देख के निकालो क्या आंसर आना चाहिए। देखो अब इसमें क्या करना है हमको, तो दे रखा है बॉल को रिलीज किया हमने एक टावर से जिसकी हाइट h थी और t टाइम लगता है उसको ग्राउंड तक आने में। तो जो t टाइम है वो √2h/g के बराबर हो जाएगा। अब पूछा t/3 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो t/3 टाइम पे उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम निकाल लें। उसको मैं कुछ s1 मान लेता हूं। तो s1 इज इक्वल टू, मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करें, u इंटू t/3 प्लस हाफ इंटू ए की जगह g आ जाएगा इंटू t/3 का स्क्वायर। तो u तो जीरो, ये ड्रॉप किया है पार्टिकल को, तो ये आ जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर बाय 9। तो ये g बाय 2 इंटू 9 18 भी लिख सकते हो। टी स्क्वायर आ जाएगा 2h/g। टाइम तो यही है, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया, g से g कट गया, h/9। अब देखो कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में h/9 ऑप्शन मार्क कर देते हैं, लेकिन ऑप्शंस में पूछा है ग्राउंड से हाइट दे रखी सारे ऑप्शन में, तो h/9 तो वहां से है जहां से हमने छोड़ा था, ग्राउंड से कितनी हाइट होगी उसकी, तो ये हो जाएगी h माइनस h/9, तो 8h/9 फ्रॉम ग्राउंड। तो थोड़ा सा समझ के ऑप्शंस थोड़ा ध्यान देना है। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये और चीजें हो जाती है कि हमने किया सही होता है लेकिन जल्दबाजी में कुछ गलत मार्क कर देते हैं और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, 8h कैसे हुआ? h माइनस h/9 कितना होगा? 9 एलसीएम लो, तो 9h माइनस h इज 8h। अच्छा देखो, अब इसमें भी हम ये तो डायरेक्ट कर दिया हमने, गैलीलियोस लॉ लगाया जा सकता था। कैसे लगा सकते थे गैलीलियोस लॉ इसमें, कि हम इसमें जैसे हमने h हाइट से ड्रॉप किया है और टोटल टाइम ग्राउंड तक आने में कितना लगा t। अब कह रहे हैं t/3 पर हाइट क्या होगी, तो हम टाइम को 3 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर ले। देखो गैलीलियोस लॉ के लिए टाइम का इंटरवल इक्वल होना चाहिए, तो पहले t/3 टाइम इंटरवल 1 मान लिया हमने, फिर अगला t/3 1 मान लिया और अगला t/3 1 मान लिया। तो अगर पहले t/3 में डिस्प्लेसमेंट x होगा तो अगले में 3x होगा और अगले में 5x होगा। ऑड नंबर में होता है रेशो, तो रेशो 1:3:5 है, यानी पहले में x तो अगले में 3x अगले में 5x।
और ये टोटल मिला के 5 + 3 8 + 1 9, दिस 9x वुड बी इक्वल टू h, ये टोटल हाइट के बराबर होगा। तो जो x है वो h/9 आ जाएगा, और ग्राउंड से हाइट 8x के बराबर है, तो 8x इज इक्वल टू 8h/9। तो ऐसे इसमें गैलीलियोस लॉ भी लगा सकते थे। आया समझ? जी सर। यस सर। चलो इसको सेव कर लो। और मेरा h/9 ही आ रहा था पर, लेकिन ऑप्शन ही नहीं देखे मैंने। नहीं तो वही होता है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, अभी गलतियां कर ली तो अच्छी बात है, एग्जाम में ये गलती हो जाती है तो बहुत फिर खलता है अपने को। और सीधी सी बात है, हम सब कुछ पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद, सही निकालने के बाद भी सिर्फ आंसर नहीं पढ़ा ढंग से और मिस्टेक कर दें तो बहुत बुरी बात है ना। यस हाँ। सर। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक जो दूसरा केस होता है, अभी हमने क्या देखा था, टावर से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया या कुछ वेलोसिटी देके भी नीचे Free फेंक दिया, fall। वो भी केस देखे हमने। ठीक है, फ्री फॉल। बाकी फ्री फॉल तो हर चीज को ही बोलते हैं, जो भी पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, चाहे वो ऊपर भी जा रहा है, वो फ्री फॉल में ही है। जब मतलब उसका अगर एसिलरेशन g है, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। लेकिन अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका और फिर वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, वैसे केसेस। तो पार्टिकल थ्रोन vertically upwards from ground under gravity. तो ये अर्थ सरफेस है, यहां से हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से। अब क्या होगा, ये पार्टिकल, वेलोसिटी दी हमने तो ऊपर जाएगा, लेकिन अर्थ अपनी तरफ खींच रही है तो इसको डिसिलरेट कराएगी, इसकी वेलोसिटी को कम करेगी। तो ऊपर जाएगा और एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा और फिर वहां से वापस लौट आएगा। वैसे तो उसी लाइन के अलोंग वापस आएगा, जस्ट हम समझाने के लिए उसको थोड़ा सा ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, बल्कि थोड़ा और दूर बना देते हैं जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, जस्ट हम समझाने के लिए ऐसा बना रहे हैं। तो पार्टिकल ऊपर गया और सीधा नीचे आ गया। अब इसमें पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, दोनों तरह से केसेस हो रहे हैं। तो हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। तो इसमें क्योंकि पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, तो जो कॉमन कन्वेंशन है वो मान के चल लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो u इज इक्वल टू प्लस u हो जाएगा। एसिलरेशन, पॉजिटिव। एसिलरेशन कहां होगा, पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका, एसिलरेशन कहां होगा उसका, ऊपर की नीचे? नीचे। नीचे। तो क्या लिखेंगे उसको? नेगेटिव। रिटार्डेशन होगा हाँ, सर। तो -g। g मैंने बोला था हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो एसिलरेशन क्या लिखा जाएगा, -g। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस हो गई, एसिलरेशन नेगेटिव हो गया। अब इसमें भी हम इंटरेस्टेड होते हैं एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताने में। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, यानी जमीन पे टकराने से जस्ट पहले का टाइम। और इसमें भी हम तब तक बात करते हैं जब पार्टिकल को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद, जब हमारे हाथ में नहीं, हाथ से हमने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का। छोड़ने के बाद और वापस जमीन पे टकराने से पहले, जब तक वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी में एसिलरेशन उसका कांस्टेंट है। तो हमने फेंका, अब वो जमीन पे जस्ट जब टकराने वाला होगा तब तक का टाइम। तो अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें, तो कैसे निकाल सकते हैं? सर वो पहले आपने एक वो इक्वेशन दी थी ना, उससे तो जब पार्टिकल ड्रॉप होगा तो उससे वो टाइम निकाल लेंगे। तो वो तो हाइट कहां पता, हमको हाइट पता होती है सर तो दो इक्वेशन में कर लेंगे। सबसे पहले वाले में u1 जो रहेगा
वो जो अपन जो फोर्स लगाएंगे वो होगा, फिर उसमें V1 जो रहेगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जहाँ पे रोकेगा। प्लस 80 लगा देगा। तो एक तो ये कर सकते हैं कि हम यहां वाले पाथ को अलग से देखें, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन पता है, उससे टाइम निकाल सकते हैं ऊपर जाने का, और फिर नीचे आने का टाइम, दोनों को ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर हमें एक ही इक्वेशन से टाइम निकालना है तो देखो, हमने पार्टिकल को फेंका ऊपर और वो वापस वहीं पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में? 0। और ये जो हम इक्वेशन बोली थी मैंने, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सब वेक्टर इक्वेशन में, इसमें s डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि मोशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बस एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, देखो मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, रुक कर फिर नीचे आ रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है और किसके बराबर है? g के बराबर है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बोल सकते हैं कि इन टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? नो सर। है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पार्टिकल वापस वहीं आ गया जहां से फेंका था, तो अगर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब हम इक्वेशन लगाएं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s को तो 0 रख दें, u पॉजिटिव है, u, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट, a की जगह क्या रखना है? माइनस g, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ रखना होता है इस इक्वेशन में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो -g/2 इंटू t²। तो देखो एक्चुअली आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, एक t कॉमन ले लोगे, इंटू u माइनस gt/2। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके दो रूट्स आएंगे, या तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर यहां से देखेंगे तो t इज इक्वल टू 2u/g आ जाएगा। तो एक्चुअली t दो रूट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये रूट बता रहा है कि जब फेंका था तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 था। ऑब्वियस सी बात है, 0 टाइम पे पार्टिकल वहीं था जहां से उसको फेंका था, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 था। दोबारा से डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? 2u/g टाइम पे। तो ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। आया समझ? यस सर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u/g। इसको याद रखना है, ऐसे फॉर्मूला भी, कि अगर एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकते हैं तो वापस ग्राउंड या सेम हाइट, ग्राउंड जरूरी नहीं है, अगर इसमें हमने पार्टिकल को मान लो ग्राउंड यहां पर है, इधर से फेंक, मेरे हाथ में भाई ग्राउंड पे नहीं है, ऊपर है, मैंने यहां से u हाइट से फेंका, तो वापस इसी हाइट तक आने का टाइम, सेम हाइट तक आने का टाइम जो होगा वो 2u/g हो जाता है। ठीक है, मतलब जिस लेवल से फेंका उसी लेवल तक वापस आने में कितना टाइम लगता है? 2u/g। जी सर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो होता है इसमें, सर वो ऊपर वाले केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? कौन से ऊपर वाले केस? ये वाले जो ऊपर आपने बताया कि अगर बॉल को अगर हमने थोड़ी, कोई भी अगर पार्टिकल को हमने फेंका और थोड़ी हाइट में फेंका, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? वो आगे आएंगी वो चीजें भी, उसमें ये हाइट पता होगी तो उसके हिसाब से हम टाइम निकाल लेते हैं, तो अभी उसको बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, अभी हम सेम लेवल से, जब हाइट ना हो, हम सेम लेवल पे आ गए, मतलब देखो यहाँ ग्राउंड, जनरली ग्राउंड से ग्राउंड की बात करते हैं, लेकिन मेन चीज वो है कि सेम लेवल पे, जिस लेवल से फेंक, ग्राउंड की जगह तुमने छत से फेंक दिया तो छत से छत पे आ गया। ठीक है, मतलब उसी लेवल पे अगर पार्टिकल आ रहा है लौट के, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली 2u/g हो जाता है। अब मैक्सिमम हाइट, कि जहां से हमने फेंका वहां से कितनी ऊंचाई तक वो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे क्या चीज होगा, क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम हाइट के लिए? रुक जाएगा वो। रुक जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे? u0। हाँ, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v0। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एट सर -u²/2 है, मैक्सिमम हाइट v इज 0। अब देखो, हम हाइट निकालना चाहते हैं,
वेलोसिटी हमें फाइनल पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं यहाँ पर? v² minus u square equals to 2as. हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? हम कहां से लगा रहे हैं? नीचे से लेकर ऊपर तक लगा रहे हैं, ठीक है? तो फाइनल वेलोसिटी 0 0 है ना यहां पे, ठीक है? फिर इनिशियल तो यू स्क्वायर ही है, एक्सीलरेशन माइनस जी है, इसमें भी सब कुछ साइन के साथ रखना है। और हम नीचे क्या मान रहे हैं? डायरेक्शन को मतलब ऊपर पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ऊपर जाने वाला केस हम देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो रहा है ऊपर की तरफ, तो एस को क्या लिखेंगे? प्लस एच के बराबर। तो यहां से देखोगे आ गया माइनस यू स्क्वायर और ये माइनस 2gh, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो ये दोनों फॉर्मूले की तरह भी याद रखना है, निकालना तो आना ही चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट की कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान रखना है। और याद रखना है फॉर्मूले कि अगर ग्राउंड से फेंकते हैं या जिस लेवल से फेंकते हैं ऊपर, उसी लेवल तक आने का टाइम क्या होता है? √2u/g। और जहां से फेंका वहां से कितनी हाइट तक जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। जैसे इसमें अगर मैंने कुछ हाइट से फेंका तो यहां से फिर u स्क्वायर बाय 2g तक और ऊपर जाएगा। और अगर कोई ग्राउंड से हाइट पूछेगा तो उसमें ये हाइट अगर दी होगी तो वो और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? मतलब ये चीज कहां से? जिस लेवल से हमने फेंका उस लेवल से u स्क्वायर बाय 2g हाइट तक पार्टिकल जाएगा और वापस उस लेवल तक आने में टाइम लगेगा 2u/g। सर अगर किसी सरफेस पे मारा और वो बाउंस बैक होके वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो? नहीं, वो केसेस नहीं सर। जब मारा सरफेस से तो सरफेस से टकरा गया ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब तक ही है जब तक उससे कोई चीज टच नहीं हो रही, टकरा नहीं रही, वो सिर्फ हवा में मतलब अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है बस। So जब तक टाइम ऑफ लाइट में तब तक। हाँ, मतलब जब तक बिना किसी चीज से टकराए, बिना किसी और फोर्स के एक्ट किए वर्क कर रहा है, मतलब जब तक अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है सिर्फ। तो टक्कर टुक्कर की बात अभी हम नहीं करेंगे। देखो ये जो अभी हमने केस देखा कि ग्राउंड से हम पार्टिकल को फेंकते हैं और वापस वो नीचे आता है ग्राउंड तक, तो इसमें क्या होता है? सिमेट्री होती है मोशन में, उसको ध्यान रखेंगे तो क्या होता है? कई बार हमारा टाइम सेव हो जाता है कई जगह पर। क्या सिमेट्री होती है? तो पहली बात तो जैसे हमने फेंका u स्पीड से, ठीक है, तो जब वो वापस ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तो उसकी स्पीड u के बराबर ही हो जाएगी। मतलब जितनी स्पीड से हमने फेंका, जब वो ग्राउंड से टकराएगा वापस तो उतनी ही स्पीड से टकराएगा। फिर किसी भी सेम लेवल पे हम बात करें, अगर यहां पे इसकी स्पीड v1 है तो उसी हाइट पर लौटते वक्त भी स्पीड सेम ही होगी। वेलोसिटी सेम नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन स्पीड सेम रहेगी। फिर यहां से ऊपर जाने का जो टाइम है, इसको टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं, ऊपर जाने का टाइम। और यहां से नीचे आने का जो टाइम है, इसको टाइम ऑफ डिसेंट भी बोलते हैं। तो जो टाइम ऑफ एसेंट है, इट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, और ये दोनों फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे हो जाते हैं, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, आधा ऊपर जाने में लगा, आधा नीचे आने में लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g था, तो ये u/g हो जाता है। देन यहां से यहां जाने में अगर कुछ t1 टाइम लग रहा है तो यहां से यहां आने में भी t1 टाइम लगेगा, सिमेट्री। ऐसे यहां से यहां जाने में अगर कुछ t2 टाइम लग रहा है तो यहां से यहां आने में भी t2 टाइम लगेगा, ठीक है। इनफैक्ट किसी भी सेम लेवल से हम बात करें, जैसे मान लो हम बीच के दो लेवल ले लें, तो यहां का टाइम अगर कुछ t लग रहा है या t3 लग रहा है तो ये टाइम भी t3 के बराबर होगा। मतलब अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी में सिमेट्री होती है कि सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है, सेम लेवल से सेम लेवल तक जाने में जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होती ही है, वो हमने अभी देखा ही था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं,
याद रखनी है। कई बार प्रॉब्लम्स जो होते हैं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनमें हमें इनसे हेल्प मिल सकती है, टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, सर ये T/2 वाला फिर से समझा देते। ऊपर जाने में जितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। अब इन दोनों का सम कितना है, टी, तो आधा T/2 निकाल भी सकते हो इसमें। तो ऊपर जाने का टाइम निकालना है तो क्या करोगे, फॉर अपवर्ड मोशन इक्वेशन लगा लो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी हो गया 0, u हो गया u, a हो गया माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट आ गया ये। तो टाइम ऑफ एसेंट इज u बाय जी। अब टोटल टाइम ऊपर से वापस नीचे आने, नीचे से मतलब जहां से फेंका वहीं तक आने का 2u बाय जी था, उसका आधा ऊपर जाने में लगा, तो नीचे आने में भी आधा ही लगा होगा। तो ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय जी था, तो उसका आधा u बाय जी। ठीक है, यस सर। सर ये जब इक्वल करते तो इसमें साइंस नहीं देखना चाहिए ना? ये सिर्फ मतलब उसके मैग्नीट्यूड वगैरह की हम बात कर रहे हैं। जी सर। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया ना, उसके हाँ, ग्राफ वगैरह। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है, a particle is thrown vertically upwards from ground with speed 20 meter per second. Find time of flight, maximum height from ground, and third part, displacement and distance traveled in 3 seconds. G को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो इसको ट्राई करो, देखो क्या आंसर्स आते हैं। चलो अब मैं बता रहा हूं, टाइम भी हो रहा है क्लास का। सर एक सेकंड सर। सर तुम लोग करते रहो v जब इज तक मैं इक्वल टू फर्स्ट और t सेकंड बता रहा हूं। t u माइनस gt बाय 2 लगा लेंगे ना, फिर उससे v आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as से निकाल लेंगे। नहीं, लगाने को तो सभी इक्वेशन लगा सकते हैं, सोच समझ के नहीं। लगाना है कि कौन सी फायदेमंद होगी, हाँ है ना। लग तो सभी इक्वेशन जाएंगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। अब देखो समझो क्या करना है, बाकी जिन्होंने फर्स्ट सेकंड आ गया वो थर्ड करते रहे, मैं फर्स्ट और सेकंड पहले बता रहा हूँ, फिर थर्ड उसके बाद ही आएगा। तो क्या दे रखा है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो एक पार्टिकल को ऊपर फेंका ग्राउंड से 20 मीटर पर सेकंड से। अब देखो पहले दो पार्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला लगाना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है फर्स्ट पार्ट में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u बाय जी। तो 2 इंटू 20 बाय 10। और देखो ये जो फॉर्मूले आ गए 2u बाय जी, इसमें ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड, स्पीड, ये जी 9.8 या 10 जो भी लेने को बोला हुआ है, इसमें अब साइन नहीं लगा देना। ये साइन कन्वेंशन लगा के ही फॉर्मूले आए थे, जैसे हमने जब डिराइव किया था तब a को माइनस जी रख दिया था। अब इसमें मत नेगेटिव रख देना, ये ऊपर जा रहा है तो हमने g को माइनस रख दिया, नहीं, g इज पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड। एंड b हाइट इज u स्क्वायर बाय 2g। तो u स्क्वायर इज 20 इंटू 20 बाय 2 इंटू जी इज 10, तो 20 मीटर। तो देखो ये दो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, सिंपल थे। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। देखो क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट ही देती है। और इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि पार्टिकल सी की लाइन में जा रहा है या वापस लौट के आएगा नहीं आएगा। मेन चीज है बस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ रख दो। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड निकालना है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड के लिए u कितना है, 20। अब इसमें सब कुछ साइन के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमने रिजल्ट डिराइव किए थे। अब इस इक्वेशन में हम ऊपर पॉजिटिव मान के चले तो u तो 20 हो गया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 इंटू 3 प्लस हाफ, a इज -10, t स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस 45, 15 मीटर। तो इसमें नहीं सोचना, डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ रखना है, भले पार्टिकल एक ही लाइन में चला हो या चलकर वापस आया हो। अब देखो डिस्टेंस वाले पार्ट में एक चीज सीखने वाली होती है, खासकर अभी हम जब बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की।
देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब डायरेक्शन चेंज करता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिस इंटरवल में पूछा है डिस्टेंस, क्या पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं की होगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस दे देगा, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन कहां चेंज होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके। पार्टिकल जब तक ऊपर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, और जब भी स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, यह निश्चित है। तो यानी हम देखें ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि हम बात करें टाइम ऑफ एसेंट की, तो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, या u बाय जी से 2 सेकेंड। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड तो 2 सेकेंड से ज्यादा है। अगर 2 सेकेंड तक पूछते तो जो डिस्प्लेसमेंट होता उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो जाता। अब 3 सेकंड में है तो 2 सेकंड में पार्टिकल ने डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। तो हम अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में अब डिवाइड कर देंगे कि हम 0 से 2 सेकंड का अलग से निकालेंगे डिस्टेंस, और 2 से 3 सेकंड का अलग से निकालेंगे डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर चुका है। तो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी डिस्टेंस वो इन 20 मीटर हो जाएगी 0 to 2 सेकंड प्लस डिस्टेंस इन 2 to 3 सेकंड। तो 0 से 2 सेकंड में डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट के बराबर ही हो जाएगी, है ना। तो h मैक्सिमम प्लस 2 से 3 सेकंड। अब देखो 2 से 3 सेकंड के लिए मोशन को दोबारा से देख सकते हैं कि मैं यहां से कंसीडर करूं तो यहां पे 2 सेकंड से 3 सेकंड, यानी इंटरवल 1 सेकंड का रहेगा। यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना है, g। इसमें अब हम चाहे तो नई डायरेक्शन मान सकते हैं, नीचे सब कुछ नीचे हो रहा है, हम नीचे को पॉजिटिव मान के भी चल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ut प्लस हाफ GT²। इसमें t मगर क्या लेना है, इंटरवल। वो इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का इंटरवल। तो h मैक्सिमम था 20 प्लस या रहेगा u 0 हो गया इस केस के लिए, हाफ g हो गया 10 और ये 1 का स्क्वायर, तो ये 5 आ गया, दैट इज 25 मीटर। तो ऐसे करके हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है किसी को, तो थोड़ा सा और हम दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं कि हमने ये जो देखा कि 3 सेकंड पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, और मैंने ये देख लिया कि 2 सेकंड पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यहां पे वो 2 सेकंड पे पहुंच रहा है, और 3 सेकंड पे वो, और 2 सेकंड पे कितनी हाइट पर है वो, 20 मीटर पे, और 3 सेकंड पे ऑब्वियसली बात है इससे आगे ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, यानी ग्राउंड से उसकी हाइट है 15 मीटर। तो अगर वो पूरा 20 मीटर हाइट तक गया था और अभी 15 मीटर हाइट पर है, तो वापस 5 मीटर लौटा होगा ऊपर से। तो 20 मीटर ऊपर गया और 5 मीटर लौटा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 25 मीटर। आया समझ, यस। ठीक है। तो डिस्टेंस वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें कई बार ट्रिकी होता है, मिस्टेक कर सकते हैं जहां पर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है तो फर्स्ट वी हैव टू चेक क्या पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की, कहां चेंज की होगी। जहां भी चेंज की होगी वहां उसकी वेलोसिटी जरूर 0 हुई होगी, और फिर हम उसको अलग अलग पार्ट में देखकर हमें ऐड करना पड़ेगा उस पार्ट को, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी। यस सर। ठीक है, तो आज डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लगती है पर डिस्टेंस में डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखता है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की अपने को दूरी दे देती है, ये डायरेक्ट इक्वेशन उसके लगा दे देती है। तो हमें इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की या नहीं की, लेकिन डिस्टेंस में वो चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि पाथ की लंबाई निकालनी होती है वहां पर हमको। ठीक है, यस सर। चलो सर फिर। अगर 2 सेकंड में 20 मीटर कर रहा है
तो 1 सेकेंड में तो 10 मीटर्स कर देना चाहिए। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और देखो ये भी मतलब नहीं है कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में वो 20 मीटर चला जाएगा। ये एक इंस्टेंट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है। तो 0.1 सेकंड पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, 0.2 सेकंड पे भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि 20 मीटर पर सेकंड तो 1 सेकंड में 20 मीटर चला गया, नहीं। अगर वो कांस्टेंट होती तो 1 सेकंड में 20 मीटर चला जाता। यहां पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो रहा है। जब वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होते होते 0 होती जा रही है, और नीचे आएगा तो बढ़ती जाएगी। तो 1 सेकंड में 5 करेगा और अगले 1 सेकंड में 15 कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यस सर। सर मतलब 1 सेकंड में अगर जब वो ऊपर जा रहा है तो 15 मीटर उसने कवर करा है। हाँ, ऊपर जाते वक्त 1 सेकंड 15 मीटर, 1 सेकंड में 15 मीटर गया होगा, फिर उसके बाद अगले सेकंड में 5 मीटर गया, लौटते वक्त फिर 5 और फिर 15, इस तरह से। और पाथ होता नीचे तो और 25 मीटर। अभी हमने देखा था ना कि रेस्ट से शुरू करते हैं तो किस रेशो में आता है, 1:3:5, यानी 5, 10, 15, 25, इस तरह से सेम टाइम इंटरवल में। ठीक है? यस सर। तो वो 15 मीटर आपको कैसे मिला? अपन ने वो निकाला था ना ये डिस्प्ले। 5 मीटर आ गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना अपन ने कि 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तो इनिशियल पॉइंट से 15 मीटर दूरी पर है वो। ओके सर। हाँ ठीक है? ठीक है, और कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर, इसमें बस काफी गैलीलियो से कर सकते थे। नहीं, ये गैलीलियो से नहीं कर सकते, मतलब ये वाला पार्ट कर सकते हैं, नीचे आने वाला। ठीक है, बाकी पूरा नहीं कर सकते। हाँ, ये नीचे वाला कर सकते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बाकी इसमें तो सबसे बेस्ट यही तरीका है। मतलब वही मैं कहता हूं, इसीलिए कई बार फिगर बनाओ और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि हम क्या जो भी पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। कि भाई 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 15 है, उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कहां लोकेटेड है। तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के ही बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा। और कैलकुलेशन करनी है तो या तो ऐसे करें या उसमें डाउनवर्ड पाथ के लिए गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड लगा सकते हैं।